हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है MHT CT एस्पिरेंट्स। तो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर में एक दो मिनट में फटाफट कमेंट देख लेता हूं। तो आदित्य कोलेकर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, डीपीपीज अगर सॉल्व नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पे क्लास में हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अगर मान लो कंसेप्ट सॉलिड कंप्लीट हो जाए तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ले लेते हैं। कुछ लेक्चर में नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर कम आ गए, मतलब वहां पे कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे कंप्लीट नहीं हो चुके, या उन क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट लगने वाला है वो आगे के लेक्चर्स में आएगा, और इसलिए हम लोग उन क्वेश्चंस को आगे के लेक्चर्स में अपन ऐड कर देते हैं। ऋषभ बोल रहा है, सॉरी कॉम्बैट गेमिंग बोल रहा है, सर प्लीज कंटिन्यू रखो लेक्चर्स। बिल्कुल यार, आई डू अंडरस्टैंड कि थोड़ा कंटेंट लेट हो जाता है, बट अगर आपको प्रॉमिस करा है कि पूरे लेक्चर मिलेंगे, 100% आपको कंटेंट मिलेगा तो जरूर मिलेगा। नॉट ओनली थ्योरी, आपको मैं पीवाईक्यूज भी दे रहा हूं हर लेक्चर में, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। तो थोड़ा सा कंटेंट बनाने में मेरा टाइम जा रहा है। ऋषभ बोल रहा है, सर 1 आवर का लेक्चर इज बेस्ट, तो बिल्कुल उसी चीज के लिए काम करे। सोम डफले, सर नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल यार। तो यही आप लोगों का प्यार है कि आप जब पूछते हो कि सर अगला लेक्चर कब, तो मैं ना चाहते हुए भी आप लोगों को वो कंटेंट जरूर दूंगा, और जैसा आप लोगों को एक बार बोल दिया है तो पक्का दे देंगे। तो आदित्य क्षीर सागर विनू ने जवाब दिया। आप लोगों का जवाब देने का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो गया ऐसा मुझे लग रहा, ठीक है, तो जवाब जरूर देते रहिएगा। आदित्य क्षीर सागर बोल रहा है, सर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर चालू होना रहेगा। अपन आज की क्लास में पिछला चैप्टर देख रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जरूर अपन बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। आदित्य क्षीर सागर, थैंक यू वेरी मच। फिर है आतिश आतिश भोसले, ओके आतिश भोसले, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो वन शॉट के लिए बच्चा बोल रहा है, तो अभी वन शॉट के लिए सोचा नहीं है, आगे देखते हैं किस तरीके से अपन बढ़ते हैं। आदित्य शर्मा, ठीक ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते, ओके ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। बेसिक्स आप लोगों के, मुझे जहां तक लग रहा है बेसिक्स काफी वीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करने पे ऊपर फोकस करूंगा, और 11th के बच्चों के लिए तब तक शायद आपका क्या बोल सकते हैं, अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, तब शायद मैं आपके बचे हुए 11th के लेक्चर स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे अभी फोकस करना है क्लास 12 के ऊपर, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है। क्लास 11th के जो है मैं अक्टूबर नवंबर के बाद मोस्टली उसके बारे में सोचूंगा, ठीक है। आदित्य शर्मा, आप वेब कैम में रहते हो तो ही मजा आता है, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये चीज मुझे भी रियलाइज हुई। तो कुछ बच्चों के और मैसेजेस आए थे, सारे मैसेजेस नहीं पढ़ सकते। अंकित चौधरी, कॉम्बैट गेमिंग, आदित्य शर्मा, आयशा, ओके। तो बिल्कुल आयशा ने बोला कि सर हैलोजन डेरिवेटिव्स का चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए। तो यार आपको अगर बोल दिया कि सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो जरूर कंप्लीट होंगे। अक्षय, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच। अंकित चौधरी बोल रहा है आज का लेक्चर फास्ट हो गया, ठीक है, हम लोग लास्ट लेक्चर फास्ट हो गया था, आई डू एग्री दैट। तो आज का लेक्चर बहुत ही शांति से बढ़िया से करेंगे। तो मस्त मेडिटेशन करना है कर लीजिए, अपना पेन किताब उठा दीजिए। कुछ बच्चे जो है एक्चुअल लेक्चर जो है इस स्टार्टिंग एट आप बोल सकते हो 3.2 मिनट्स, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है, कुछ लोगों को शुरू के कमेंट्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो डायरेक्टली मिनट 3 से लेक्चर स्टार्ट 3.3 मिनट से लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले, बट नोट्स जरूर लिखना है अपने नोट्स, और आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, जो है टेलीग्राम t.me/aspirants/MHTCT। तो बिल्कुल जरूर जाके नोट्स, हर लेक्चर के पुराने सारे लेक्चर के नोट्स वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास का हमारा एजेंडा है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले ये आइसोमेरिज्म जो है आपका 11th का टॉपिक है। तो आइसोमेरिज्म में आज की क्लास में हम लोगों को फोकस करना है ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। किस पे बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स के ऊपर आज की क्लास का फोकस रहेगा। तो सर और भी कोई टाइप के आइसोमर्स? बिल्कुल, स्ट्रक्चरल है, मेजर टाइप अगर देखें स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, आगे मैंने चार्ट भी ऐड कर दिया स्ट्रक्चरल के। अगेन चेन आइसोमर, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर, टॉटोमर, इधर रिंग चेन, वैरायटी ऑफ आइसोमर्स आ जाते हैं। देन आपके स्टीरियो के भी कन्फर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं। अगेन कॉन्फ़िगरेशनल जो है आपका ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज की क्लास का हमारा एजेंडा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज का आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स की कंप्लीटली केमिकल प्रॉपर्टीज की बनने वाली है। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा नहीं मिल पाए, 3-4 पीवाईक्यूज मैंने ऐड कर दिया, तो
प्लीज पीवाईक्यूज भी सॉल्व करिएगा। और आप लोग का कमेंट करने का जो है आंसर्स वो थोड़ा कम हो चुका है। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि सर थोड़े से अभी लेक्चर्स आने कम हो गए इसलिए हम लोग, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स बोले तो आज की क्लास मैंने जैसा आप लोगों को बोल दिया, हमारा फोकस है बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स के ऊपर। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हम लोग आज की क्लास में पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट होगा, सर हमको तो बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है ये भी पता नहीं, ये क्यों काम नहीं कर रहा है बेटा। ओके एनीवे चलो छोड़ो, ऑप्टिकल आइसोमर्स के ऊपर फोकस करने वाले। अगर आप लोगों को ये पता नहीं तो बेटा दिस इज 11 का पार्ट, मैं अभी जस्ट फटाफट कुछ उसके बारे में इंट्रोडक्शन बता दूंगा, बट हमको देखना है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने से पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर्स, मैं आपको आइसोमर्स पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट लेके आया हूँ। मॉलिक्यूलर मॉडल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज की क्लास में जितना जरूरी है उतना आप लोगों को बता देंगे। इसको थोड़ा सा बाजू में रख देते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल जो है वो बना के रख दिए साइड में ताकि हमारा टाइम हो सके सेव। चलो देखते हैं फिर। सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर, व्हाट आर आइसोमर्स। तो सिंपल डेफिनेशन अगर देखा जाए बेटा, और डेफिनेशन के साथ साथ आप लोगों को बढ़िया सा एग्जांपल भी बताएंगे। तो आइसोमर्स का मतलब क्या रहता है, आइसो माने सेम, क्या बेटा सेम, एंड मर्स माने यूनिट बोल दो या पार्ट बोल दो। तो डेफिनेशन क्या बन जाता है, सेम क्या है, तो कंपाउंड्स हैविंग क्या बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इतना पार्ट जो है हर एक टाइप ऑफ आइसोमर्स के लिए पक्का आ जाएगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसको क्या कर दे भाई, इसको अपन कर देते सर्कल, सॉरी ब्रैकेट में डाल देते, पूरा डेफिनेशन आगे जरूर लिख पाते। ये करेक्ट क्यों नहीं करने लगा है भाई, अपना कुछ सेटिंग तो नहीं चेंज हो गया आईपैड का, हाँ हो गया, ठीक है ना। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको हाईलाइट क्यों करा, क्यों हाईलाइट करा, क्योंकि ये वाला पार्ट हर एक टाइप में आ जाएगा। कितने टाइप है देख लीजिए, इतने सारे टाइप है, हर एक टाइप के डेफिनेशन में ये पार्ट पक्का आ जाएगा, ठीक है। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर्स। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मैं एक यहाँ पे बढ़िया सा एग्जांपल लिख लेता हूँ, CH3CH2OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा इसका, C2H6O, दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा कंपाउंड लिख देते बेटा CH3O, CH3 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा इसका भी C2H6O। कंपाउंड का नाम देख लीजिएगा, कंपाउंड का नाम क्या है भाई, दिस इज इथेनॉल। क्या नाम है सर, ये इथेनॉल है। ये क्या है, ये आपका डाइमिथाइल ईथर, क्या है बेटा ये है डाइमिथाइल ईथर। भाई मतलब क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट क्या हो। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ढेर सारे। ये क्या है उसके भाई, कंपाउंड अगर अलग है, अरे लेकरांनो मला सांगा, कंपाउंड इथेनॉल आणि डायमिथाइल कंपाउंडच वेगळा आहे तर त्यांच्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ह्या गोष्टी पण डेफिनेटली वेगळ्या असतील, हो की नाही। तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है, क्रिस्टल क्लियर है, डायमंड क्लियर है, कितना क्लियर है बताते जाना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी सर, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होते हैं। बोले तो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन विथ एसिड बेस, या आप बोल दो रिएक्शन विथ वाटर, माने वैरायटी ऑफ रिएक्शन। तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये अलग होते हैं, एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज माने रिएक्शंस विथ एसिड बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल लो या दूसरे वैरायटी ऑफ कंपाउंड के साथ बोल लो। तो होपफुली आइसोमर का डेफिनेशन सब लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर रहेगा। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से आइसोमरिज्म के टाइप पढ़ने वाले, जैसा मैं आपको बोल दूं
हमारे आज की क्लास का एजेंडा जो है बेटा, हम लोग आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर करने वाले फोकस। तो सर व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो। चेन फंक्शनल माने अगर मुझे डेफिनेशन फटाफट 1 मिनट में अगर खत्म करना है तो यहाँ का पहला पार्ट जो मैंने हाईलाइट करके रखा था ये सब में सेम रहेगा। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चेंज क्या होगा? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट। एक स्टेटमेंट सबके लिए सेम, बाकी के स्टेटमेंट बदल सकते हैं। और ये जो टाइप है ना वो पक्का अलग रहेगा। चेन आइसोमर, चेन लेंथ डिफरेंट। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल लाइक फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। पोजिशनल आइसोमर, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। मेटामर, अल्किल सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट। टॉटमर, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हो। वैसे टॉटमर आपके सिलेबस में है नहीं। रिंग चेन माने एक कंपाउंड रिंग फॉर्म में, दूसरा कंपाउंड चेन फॉर्म में। जहां तक मेरा मानना है रिंग चेन भी आपके सिलेबस में नहीं रहेगा, बट जेईई मेंस में ये जरूर रहता है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, जैसे कि ये कंपाउंड। ठीक है ना, आप देख लो इनमें सारे एटम सेम ही इस्तेमाल कर दिए गए हैं, माने एक कार्बन इस्तेमाल कर दिया गया है। आप इसमें चाहे तो कलर देख लीजिए, ठीक है ना। देखो आप कलर्स सेम मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिए। इसमें राइट हैंड साइड में जो कंपाउंड्स है, लेफ्ट हैंड साइड में भी सारे एटम्स और ग्रुप सेम है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। बट इनका पोजीशन जो है ना बेटा स्पेस में 3 डायमेंशनल ये है अलग अलग। ठीक है ना, आप देख लीजिए ये एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर इमेजेस दिख रहा है, इज राइट। और ये मिरर इमेजेस आगे हम लोग पढ़ने में, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बिना ब्रेकडाउन करे पढ़ा नहीं जाता, तो ये शुरू का पार्ट। अगेन वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। आज का एजेंडा जो है वैसे ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस आप लोगों ने अल्किन में पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन में, तो यहां तक मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर्स। शुरू करते ऑप्टिकल आइसोमर्स को। ऑप्टिकल आइसोमर्स समझने के लिए एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट्स को जोड़ते जाते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को सीखते जाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से डेफिनेशंस लिखते जाएंगे। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन बच्चों क्या है बेटा? कायरल एटम बोल दो। क्या बेटा? कायरल। मैं थोड़ा सा पेन मोटा सा इस्तेमाल कर लेता हूं भाई हेडिंग लगाने के लिए, इजंट इट? कायरल एटम, कायरल एटम बोल दीजिए। ये एटम जनरली रहता है कार्बन, तो आप कायरल कार्बन बोल दीजिए। इस कायरल कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन भी बोल देते हैं या असिमेट्रिक एटम भी बोल देते हैं। अरे भाई सर कितने कितने डेफिनेशंस है, हाँ हमको कितने डेफिनेशंस करने होंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे जो डेफिनेशंस लिखते जाएंगे हम लोग इसके लिए, कायरल कार्बन के लिए, कायरल एटम के लिए डेफिनेशन बहुत ही आसान रहेगी। आपको पूरे मॉलिक्यूल में ऐसा एटम ढूंढना, ऐसा कार्बन ढूंढना जिसको चारों के चारों अटैच ग्रुप अलग हो। एग्जाम्पल कम से कम 3-4 तो पक्का बताएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। सो कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू, ठीक है, कार्बन जनरली एटम भी हो सकता है, ठीक ना। अगर डेफिनेशन एटम के लिए दिया है तो आप एटम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन, कार्बन का वैलेंसी कितना रहता है? 4, ठीक है, तो 2 दिखा रहे हो, 4 बता रहे। कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू व्हाट बेटा? डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑल द 4 डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड एज व्हाट बेटा? कायरल कार्बन, कायरल एटम। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ठीक है, एक कार्बन लिख दिया, इस कार्बन को मैंने क्या अटैच कर दिया बेटा? इस कार्बन को मैंने अटैच कर दिया क्लोरीन, इस कार्बन को मैंने अटैच कर दिया, थोड़ा सा चलो कोई दिक्कत नहीं, कार्बन है, कार्बन को अटैच कर दिया मैंने क्लोरीन, कार्बन को अटैच कर दिया मैंने लेट्स से ब्रोमीन, कार्बन को अटैच कर दिया मैंने हाइड्रोजन, कार्बन को अटैच कर दिया मैंने CH3। तो देख लीजिए ऐसे कार्बन को हम लोग एस्टेरिस्क मार्क, स्टार मार्क से लिख देते हैं, स्टार मार्क हम लोग कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ऐसे स्टार मार्क कर देते हैं। अब देखो 4 कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप है भाई? एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल है।
तो इस कार्बन को क्या बोल देंगे बच्चा, इस कार्बन को बोल देंगे कायरल कार्बन। क्या हम लोग एक एक एग्जाम्पल के ऊपर रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैंने कार्बन लिख दिया, या थोड़ा सा ऐसा मस्त बढ़िया से लिख देते ना, थोड़ा सा आप लोग एडवांस हो जाइए। मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रोमीन। ठीक है, क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है? अरे अजी जरूर है, दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। सर कैसे? अब देख लीजिए, इसमें मैं ग्रुप्स को हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला आ गया आपका CH3 ग्रुप, ये वाला आ गया आपका ब्रोमीन, राइट। ये वाला आपका आ गया बेटा इथाइल ग्रुप। क्या आ गया? आपका इथाइल ग्रुप। और एक ग्रुप है, कौन सा है? हाइड्रोजन भाई, जिसको अपन ने लिखा नहीं है। तो टोटल 4 डिफरेंट ग्रुप है, टोटल 4 डिफरेंट ग्रुप है। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। क्यों? ठीक है ना, आप देख लीजिए बच्चा। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर है? तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या अपन खत्म है यहाँ पे? नहीं भाई, थर्ड एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन। बढ़िया से देखते हैं यार। अब आप इस कंपाउंड में बताइएगा कितने कायरल कार्बन है। हाँ, अरे यहाँ पे तो थोड़ा सिमिलर सिमिलर दिख रहा है। मैं आपको कायरल कार्बन हाईलाइट कर देता हूँ। दिस कार्बन इज कायरल, दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल। अगेन इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। हाँ, ये मेरे पीछे छुप गया होगा, तो सामने लेके आते हैं। देखो भाई, 2 कायरल कार्बन है। कैसे कैसे कैसे? हाउ टू कायरल कार्बन आर देयर? ठीक है, कैसे इसमें 2 कायरल कार्बन है, अभी बता ही देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके थे स्टार, ये थे आपके कायरल कार्बन। तो भाई ये था एक मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के लिए। सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी था, आप उस हाइड्रोजन को भी लिख दीजिए। ये आ गया दूसरा ग्रुप। अभी सवाल आता है, सर ये जो 2 है ना, यहाँ पे हम लोग कैसे देखें? भाई आप सीधा सा देखो, यहाँ पे CH2 है, आगे का जो ग्रुप है ना, इस पूरे ग्रुप को देखो, और इस साइड का जो ग्रुप है उसको देखो। इस कार्बन को अटैच, इस कार्बन को अटैच ग्रुप को देखो, इस कार्बन को अटैच। ये 2 तो पक्का डिफरेंट है, इजंट इट? ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये मिथाइल डिफरेंट है। इस साइड का ग्रुप और इस साइड का, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। भले ही मैं यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल ग्रुप को मार्क कर पाया ना, वैसे भले ही मैं यहाँ पे मार्क ना कर पाऊं, बट दोनों के दोनों ग्रुप अलग है, दैट्स व्हाई इट इज अ कायरल। आगे लिख देते भाई, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? एक हाइड्रोजन भी आ गया। क्या है बेटा? एक हाइड्रोजन भी आ गया, तो उस हाइड्रोजन को भी लिख देते हैं। हाँ जी सर, ये हाइड्रोजन 2 ग्रुप आ गए। अगेन यहाँ पे देख लीजिए, अगेन यहाँ पे देख लीजिए, आप अगर देखते हो इस साइड में CH2 ये पूरा ग्रुप अलग है, इस साइड का ग्रुप पूरा अलग है। तो दैट इज व्हाई हियर देयर आर 2 कायरल कार्बन। अगर आपको ये कंसेप्ट बढ़िया से समझ में आ गया होगा, अलग ग्रुप का मतलब सर इस साइड में भी कार्बन, इस साइड में कार्बन है, ये तो सेम ही होना चाहिए। फॉर दिस पर्टिकुलर कार्बन जब हम लोग देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा इस साइड में भी कार्बन है, इस साइड में भी कार्बन है, बट इस कार्बन को आगे, इस कार्बन को आगे क्या ग्रुप अटैच है, इस कार्बन को आगे क्या ग्रुप, अगर ये पूरा अलग अलग है, ये कायरल कार्बन। मैं और एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं भाई, और एक बढ़िया एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इजंट इट? जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, तो और एक बढ़िया सा एग्जांपल लिख लिया जाए इसके लिए। आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए बच्चा, यहाँ पे एक कायरल कार्बन है। क्यों? एक है मिथाइल, इस साइड में तो कार्बन, इस साइड में कार्बन है, CH2 CH2 CH2। यहाँ पे तीनों के पास क्या है बेटा? मैं लिख दूं, इट इज CH2, इट इज ऑल्सो CH2, इट इज ऑल्सो CH2। बट आगे भी तो देखते जाइए, आगे इसमें CH3, ये CH3 अलग हो गया, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2। हाँ जी सर, ये दोनों अब तक सेम है। आगे इसमें CH3 आ गया, इसमें CH2। भाई ग्रुप सिर्फ कार्बन को मत देखिए बच्चा, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, बस वही देखना है। मैं फिर से बीच में आ गया था कि इस एग्जांपल के लिए, ची 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 क्या हो गया, ये सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट थे। तो इसलिए मैं इस कंपाउंड को फिर से लिख देता हूँ ना, उसमें क्या ही है, इजंट इट? मैंने कुछ कंपाउंड को कुछ इस तरीके से लिखा था।
एंड दिस वन वाज योर कायरल कार्बन। देख लीजिए, एक ग्रुप का था, अरे ना ना, और एक यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा, ये प्रोपाइल था। देख लीजिए क्या होगा बेटा, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है, एक ब्यूटाइल ग्रुप है, चारों अलग अलग ग्रुप है। भले ही कार्बन CH2, सर यहाँ पे CH2 है, CH2 है, CH2, आगे भी देखिए ना, आगे क्या है। तो होपफुली कायरल कार्बन का मतलब समझ में आ गया। अब आ जाएगा बेटा मोलिकुलर कायरलिटी। अब क्या आ जाएगा, मोलिकुलर कायरलिटी। तो लिख देते यहाँ पे, एक स्लाइड को कर देते ऐड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलिकुलर कायरलिटी? मोलिक्यूल को कायरल कब बोलेंगे? वैसे वैरायटी ऑफ डेफिनेशन है, तो दो अप्रोच आ जाएंगे। एक आ जाएगा बेटा थियोरेटिकल अप्रोच, एक क्या आ जाएगा, थियोरेटिकल अप्रोच, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा बहुत ही जरूरी। थियोरेटिकल अप्रोच, और दूसरा रह जाएगा बेटा, दूसरा रह जाएगा बेटा प्रैक्टिकल अप्रोच। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो तो अपन एग्जाम हॉल में लेके जाएंगे नहीं। हाँ, हम लोगों को थ्योरी पता होना चाहिए। तो ये थ्योरी कैसे लगाएंगे भाई? इसका थ्योरी तो इतना लंबा चौड़ा है, मैं आपको बता दूं, बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी। और आपके सिलेबस में ये थ्योरी इतना छोटा सा है कि बहुत ही छोटा है, इजंट इट? एक्चुअल आप जेई मेंस एडवांस का जब बात करते हो, ये थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत बड़ा है। इस थ्योरेटिकल अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे लग जाता है। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको मैं 1 मिनट भी बहुत ज्यादा होगा। कैसे? कंपाउंड कंटेनिंग कायरल कार्बन विल बी कॉल्ड एज कायरल कंपाउंड। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एंड करेक्ट डेफिनेशन। सो कंपाउंड which contain कायरल कार्बन या वन कायरल कार्बन, आपके सिलेबस कंटेन वन कायरल कार्बन, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वन कायरल कार्बन वाला ही कंसेप्ट है। वन कायरल कार्बन will be, yeah, will be called as कायरल कंपाउंड। इसका और एक नाम है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सर हमको तो नहीं समझा ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आगे जरूर बताएंगे। और असिमेट्रिक कंपाउंड। बात क्लियर है? बढ़िया है। अभी देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जो रहता है बेटा पोलरीमीटर। और पोलरीमीटर में क्या क्या चीजें होती है, कैसा होता है, पोलरीमीटर का हमको एक छोटा सा कंसेप्ट जरूर रहता है, जो हम लोग आगे इसी टॉपिक में देखने वाले हैं। होपफुली चीजें क्लियर है। तो हमको क्या देख लेना था अब तक, जो कंसेप्ट पढ़े अपन कायरल कार्बन वाला। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। तो कायरल कार्बन आप लोगों को देखना था बस। और कायरल कार्बन अगर है, आप कंपाउंड को क्या बोल दे सकते हो? मोलिकुलर कायरलिटी। मॉलिक्यूल कैन बी कायरल, आप ऐसा बोल सकते हो। कायरल कंपाउंड बोल सकते हो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोल सकते हो, कायरल मॉलिक्यूल बोल सकते हो। बात क्लियर है? तो व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो ऑप्टिकल आइसोमर जो है कैसे समझेंगे? हाँ, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए ऑप्टिकल आइसोमर समझना बहुत ही जरूरी है। अब ऑप्टिकल जो है, ये ऑप्टिकल, ये वर्ड आ गया था बेटा लाइट से। कहां से आ गया था बेटा? फ्रॉम लाइट इट हैज कम। तो जो मैं आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बता रहा था, प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा था, वही अप्रोच में यहां पे लिख देता हूं। तो मान लो हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है ना। कंपाउंड अगर लाइट के साथ इंटरैक्ट करता है, मतलब बात करता है क्या, लाइट के साथ कुछ ना कुछ इंटरैक्शन करता है। किस टाइप का इंटरैक्शन, ये हम लोग आगे इस प्लेन पोलराइज लाइट में समझेंगे। या पहले प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है इसको समझ लेते हैं, एंड देन वी विल गो बैक टू व्हाट बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ठीक है, तो समझ लेते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। अभी जो है बेटा, अभी मैं क्या कर देता हूं, ये लाइट है, ठीक है ना, लेट से ये लाइट है, टॉर्च, अरे मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर देख लिया आप लोगों ने। तो ये टॉर्च था, तो ये टॉर्च से कुछ लाइट बाहर निकल रही है। जब ये लाइट बाहर निकल रही है ना बेटा, इट इज मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। देखो इसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑर्डिनरी लाइट बोल रहे हैं। जब ये ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म में से पास कर दी जाएगी, तो ये क्या कर देगा बेटा, इसको प्लेन, एक ही प्लेन में पोलराइज होने वाला लाइट
माने पोलराइज आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, या एक ही प्लेन में ये लाइट प्रोपैगेट होते जा रही है, माने आगे बढ़ते जा रही है, इसको बोल देते बेटा प्लेन पोलराइज लाइट। मैं चाहे तो प्लेन पोलराइज लाइट का यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूं। कौन से लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट मेरे प्यारे बच्चों बोल देते हैं, और प्लेन पोलराइज लाइट समझने के बाद हम लोग जाएंगे वापिस मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर, ठीक है। तो चलो देख लेते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो लाइट हैविंग ऑसिलेशंस, लाइट, मैं आ गया ना जगह पे, हाँ, लाइट हैविंग ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन, है बेटा, वन प्लेन। और वो प्लेन भी कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, किसको, परपेंडिकुलर टू द direction of propagation, to the direction of propagation। और अपन इसको और बढ़िया एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, ठीक है ना। कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कॉल्ड एज पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी जो है बेटा लाइट अलग अलग, यहां से लाइट जो निकली अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही थी, ठीक है ना। तो ये प्रोपेगेशन जो है इस डायरेक्शन में उसको प्रोपेगेट होना था, स्ट्रेट लाइन में। तो ये स्ट्रेट लाइन में जो प्रोपेगेट होगा ना बेटा, इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर आप इस लाइट को, लाइट का वेव लिख दिया, बहुत ही गंदा लिखा है, बट आप इस बात को समझो, इसको क्या बोल देंगे बेटा, प्लेन पोलराइज। जब ये प्लेन पोलराइज लाइट कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कर दिया जाएगा, तो इस लाइट का अगर पाथ चेंज हो जाता है, मानिए ये रोटेट हो जाता है, कैसे रोटेट हो सकता है बेटा, ये रोटेट हो सकता है आइदर राइट हैंड साइड, आइदर लेफ्ट हैंड साइड। मैं हट जाता हूं ना, कैसे रोटेट हो सकता है, जब ये, मैं और थोड़ा बढ़िया लिख देता हूं, ये क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़िया लिख देते हैं। जब ये लाइट रोटेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, या मैं इसको, चलो ठीक है, इस लाइट को ना अपन स्ट्रेट लाइन में लिखते तो ज्यादा सही, बट आप वेव इस तरीके से बढ़िया से समझो। अपना जो ओरिजिनल डायरेक्शन था ये कुछ इस तरीके से था, तो ये राइट हैंड साइड में रोटेट होगा, ये कहाँ पे रोटेट होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसी के बेसिस पे अब ये कब रोटेट हो रहा, ये थोड़ा सा आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, बट मैं इसको और बढ़िया या सिंपल भाषा में समझाता हूं। मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा हुआ था, मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम लिखता हूं। ये क्या था बेटा, सोर्स ऑफ लाइट। इस लाइट को पास कर देते बेटा मोनोक्रोमेटर से, क्या बेटा, मोनोक्रोमेटर से। ये मोनोक्रोमेटर का काम रहता है लाइट को एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करना। मोनोक्रोमेटर का काम क्या रहता है, लाइट को एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करना। मोनोक्रोमेटर से ये लाइट क्रॉस हो जाती है बेटा निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म क्या करता है बेटा, ये प्लेन पोलराइज लाइट देता है, क्या बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट। ये हम लोग पास करते बेटा सैंपल से, क्या बेटा, सैंपल से पास करते। कौन सा सैंपल, कंपाउंड का सैंपल। और अगर ये पास कर दी जाए, ये पीपीएल को मैं ऐसे लिख देता हूं, अब प्लेन पोलराइज लाइट मेरा ऐसा था, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं। ये सैंपल से पास करने के बाद तीन चीजें हो सकती है, सैंपल से पास करने के बाद तीन चीजें हो सकती है। सैंपल हमारा इसके साथ अगर इंटरैक्ट करता है, अगर नहीं करता तो ये प्लेन पोलराइज एज इट इज आ जाती। अगर करता है तो या तो राइट में रोटेट हो जाएगी या तो लेफ्ट में रोटेट हो जाएंगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ये तीन चीजें हो सकती है, और ये एक्सपेरिमेंट में अपन घुस के तो आप नहीं देख पाओगे, बट मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब हो गया सिंपल। अगर आपको ये चीज, सर ये निकोल प्रिज्म क्या सब चीजें नहीं, सिंपल सी क्या बात समझनी है, एक निकोल प्रिज्म से लाइट आती है, वो लाइट एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है। अब ये प्रोपेगेट होने वाली लाइट अगर चेंज नहीं होती, कब, सैंपल से पास करने के बाद चेंज नहीं होती, तो कंपाउंड को क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे लिखवाएंगे अपन, तो यही चीजें अपन यहां पे लिख देंगे, ठीक है ना। अरे ऑप्टिकली एक्टिव, तो कंपाउंड मैं यहां पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। इसको ऐसे वर्टिकल कॉलम में इसको तोड़ देते हैं
और यहाँ पे लिखते जाते हैं क्या भाई, कंपाउंड विच रोटेट्स which interacts with a plane polarized light, or compound which rotates plane polarized light called as optically active. इनएक्टिव किसको बोलते हैं, एग्जैक्ट इसका उल्टा कर दीजिए, क्या कर देंगे, कंपाउंड विच डज नॉट इंटरैक्ट, अपन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट इंटरैक्ट विथ पीपल, और कंपाउंड विच डज नॉट रोटेट, विच डज नॉट रोटेट पीपीएल, उसको क्या बोलते थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अपन जो लास्ट पेज पे डेफिनेशन लिख लिया बेटा, ये वाला डेफिनेशन जो लिख लिया, अभी मैं जो ना बहुत छोटा हो जाता हूँ बेटा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऊपर अपने कोने में जाकर बैठ जाता हूँ, इस साइड में या इस साइड में, ताकि आप लोगों को बार बार ये दिक्कत ना हो, बट आप लोग भावनाओं को समझ में आए, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे बोल रहा था कि ये लाइट के साथ अगर इंटरैक्ट होता है, आइदर राइट साइड में रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड, इसमें से कुछ भी एक चीज करता है, तो इसको क्या बोल देते बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव, इसको क्या बोलते बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ गई। तो यही डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दिया है, और पीछे जाते हैं, व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं, माने जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे डिफर बाय ओनली रोटेशन, उनका सिर्फ रोटेशन अलग होता है, एक राइट में रोटेट हो रहा है तो दूसरा लेफ्ट में रोटेट हो रहा है, तो वही हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स में लिख देते हैं डेफिनेशन के तौर पे, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, कंपाउंड ये कंपाउंड कौन से कैटेगरी के बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स, क्या बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है ना। कंपाउंड विच compound having different spatial, अब मुझे थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि मुझे मॉलिक्यूल दिखाने हैं, डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट, माने 3D अरेंजमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, ठीक ना, अराउंड, इतना गंदा हैंडराइटिंग आ गया, अराउंड कायरल कार्बन, ठीक है ना, कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। अरे सर आप तो बोल रहे थे कुछ ऑप्टिकल रोटेशन में, वो भी लिख देते हैं, ठीक है ना, क्या बेटा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफर फ्रॉम optical isomers differ from each other in terms of measurable property, measurable जिस प्रॉपर्टी को मेजर करा जा सकता है, measurable property called as what बेटा, called as optical rotation। तो भाई इतना डिफिकल्ट, तेरी बहुत बार बच्चों को ये समझना डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैंने इसको इतना आसान बना दिया, एक सिंपल से डायग्राम, ये डायग्राम भले ही आपके सिलेबस में ना हो, बट इस डायग्राम से आप चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ ले सकते हो, बात समझ में आ रही है, और आप लोगों को ये कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। और अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है, कायरल या ऑप्टिकल आइसोमर्स किसको बोलते हैं, ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है, इनका डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। अब मैं थोड़ा सा बड़ा होकर आपको ये स्पेशल अरेंजमेंट दिखा देता हूँ, ये कैसे रह जाता है ये स्पेशल अरेंजमेंट। तो देखना बेटा, ये कंपाउंड है, ठीक ना, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। तो अगर ये कंपाउंड
लाइट के साथ इंटरैक्ट करता है, तो लेट्स से ये राइट हैंड को रोटेट कर रहा है पीपीएल को, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को। और इनका आगे स्पेशल टाइप भी देखेंगे हम लोग इन ऑप्टिकल आइसोमर्स का, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप क्या रहेगा, ये आप आगे आप लोग बारी बारी से धीरे धीरे जानते रहोगे, ठीक है। चलो, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वही सेम कंसेप्ट बन जाएगा जब कंपाउंड, इफ कंपाउंड इंटरैक्ट्स विद अ प्लेन, जो मैं यहाँ पे डायग्राम में बताया ना बेटा, जो डायग्राम में बताया ना वही मैं अब थ्योरी में लिखने वाला हूँ, जो डायग्राम में बताया वही मैं थ्योरी में लिखने वाला हूँ। तो चलो और छोटा बना देते हैं मैं को, ठीक है। हाँ, जब स्टीरियोआइसोमर्स बताना है तब मैं वापस से बड़ा हो जाऊंगा, डू नॉट वरी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको बोलेंगे, इफ, जो मैं यहाँ पे बताया बेटा मैं फिर से बता देता हूँ, जो मैं यहाँ पे बताया, ठीक है ना, वही मैं आगे बताने वाला हूँ। इफ कंपाउंड interacts with what बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, और इसको कैसे लिख देते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, जो आपका डेफिनेशन बन जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ठीक ना। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक ना। पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट प्लेन, वो इतना डिटेल में नहीं, या आपको जरूरत नहीं, ठीक है ना। आप चाहते तो डेफिनेशन लिख दूंगा, बट बढ़िया सा शॉर्टकट में यही बन, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट्स पीपीएल कॉल्ड एज व्हाट बेटा, या इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ जी सर, हमको ये भी समझ में आ गया, सब्सटेंस अगर रोटेट करता है तो उसको एक्टिव बोलते हैं, अगर रोटेट नहीं करता पीपीएल को उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते थे। ओके ठीक है, अगर रोटेट करता है तो किस साइड में रोटेट करता है, वो या तो राइट हैंड साइड में रोटेट करता है या तो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है। तो अगर राइट हैंड साइड में रोटेट करता है और लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है तो इसके दो बढ़िया से डेफिनेशन बन जाते हैं। तो मैं क्या कर दूं बच्चा, मैं यहाँ पे दोनों डेफिनेशन एक बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए लिख दूं, और वो डेफिनेशन क्या बन जाएंगे, एक रह जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा रह जाएगा बेटा लीवो रोटेटरी। कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं लीवो रोटेटरी, ठीक है, और इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो बढ़िया तरीके से अपने पास टेक्नोलॉजी तो उसका करेंगे इस्तेमाल। तो भाई डायग्राम जो था क्या था बेटा, एक सब्सटेंस जो है प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर रहा था, तो वही से डेफिनेशन बन जाएगा। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को क्या बोल देंगे, कंपाउंड विच रोटेट्स, कंपाउंड विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द क्लॉकवाइज, या आप उसको बोल दो राइट हैंड साइड, कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या समझे, उसको क्या बोल देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है बेटा कैसे, इसको रिप्रेजेंट स्मॉल डी से करा जाता है या इसको रिप्रेजेंट प्लस से करा जाता है, दोनों का सिंबल ध्यान में रखिएगा, मैंने स्मॉल डी लिखा है कैपिटल डी नहीं, समझ में आ गया। मैं अगला भी बता देता हूं बेटा, लियो रोटेट डेफिनेशन क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं और आप लोगों के लिए टाइम बचा लेता हूं। क्या बेटा, कंपाउंड विच रोटेट्स प्लेन पोलर रिलेट टू द एंटी क्लॉकवाइज, कहां पे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी। क्या बोल देंगे उसको,
लीवो रोटेटरी बोल देने तो उसको भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी छोड़ देते अपन। हाँ, नोन एज लीवो रोटेटरी। क्या समझे? समझा नहीं समझे? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखो एक ही डायग्राम से आपको सारे कंसेप्ट बार बार बताते जा रहा हूं। यह डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, बट मुझे पता था अगर ये डायग्राम अगर बता दिया जाए, ये डायग्राम अगर आप लोगों को बता दिया जाए इतना, तो आप लोग बढ़िया से क्वेश्चंस को कर सकते हो अटेम्प्ट। क्या समझे? बढ़िया है। चलो बढ़ते आगे। उसके बाद आ जाएगा बेटा इनाइंशोमर, जो मैं आपको एक बढ़िया डायग्राम से समझाने वाला था। तो वो गाना है ना जिसका तुम्हें था इंतजार, हाँ मुझे भी था वैसे, हाँ वो घड़ी आ गई। तो इनाइंशोमर किसको बोलते हैं? इनाइंशोमर मैं अलग अलग डेफिनेशन लिख देता हूं। पहले डेफिनेशंस लिख देते हैं सारे डेफिनेशन। मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूं क्योंकि मेरी आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो ये क्या हो गया था बीच में, तो मैं हो जाता हूँ बड़ा क्योंकि मेरी आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत अब पड़ने वाली है। कैसे? डायग्राम तो शो करने के लिए। तो इनाइंशोमर किसको बोल देंगे? इनाइंशोमर्स आर नॉन सुपर imposable mirror images of each other. They are having, मैं पहले लिख देता हूं, हर एक पॉइंट को एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। They are having same magnitude of optical rotation but with opposite sign। क्या समझे? नहीं समझे तो बात को समझते रहिए और मैं अब एग्जांपल बोल देता हूं। देखो भाई, मैं क्या कर देता हूं, मैं हो जाता हूं बड़ा। देख, ये मेरे दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर इमेजेस है। देखो अगर मैं इस हाथ को ऐसे उठा के ओवरलैप कर दूं, इस वर्ड को बोलते हैं सुपर इंपोजेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर इंपोजेबल? परफेक्टली अगर ओवरलैप हो रहे हैं उसको बोलते हैं सुपर इंपोजेबल। तो मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेजेस है बट नॉन सुपर इंपोज। अगर मैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे उठा के ओवरलैप करता हूं तो परफेक्ट ओवरलैप नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल। तो इनैंशोमर्स क्या है? इनैंशोमर्स आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो मेरे जो दो, इसको हैंडेडनेस भी बोलते हैं, वो ग्रीक वर्ड है, उसमें हमको नहीं जाना। तो सर ये तो आपने हाथ की बात बता दी, मॉलिक्यूल की बात बता दीजिए। तो ये है मॉलिक्यूल्स की बात। ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आप देखिए, मैंने मेरे हाथ में जो ना रेड एटम को पकड़ के रखा है, आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? ये ग्रीन, ये येलो शायद ढंग से नहीं दिख रहा है, ठीक ना? ये ऊपर का जो है मैं अभी टकराव कर रहा हूँ वो येलो है, ठीक है ना? वो येलो शायद ढंग से नहीं दिख रहा। बट आप एक चीज को देखो, ये दोनों एक दूसरे की क्या बेटा? परफेक्ट मिरर इमेजेस है। आप अगर इनको ओवरलैप करने की कोशिश करते हो तो मेरे हाथ में जो रेड है, रेड एंड येलो तो ओवरलैप हो सकता है, बट क्या ये दोनों साइड के, क्या ये दोनों ओवरलैप हो सकते हैं? ये दोनों और ये दोनों ओवरलैप हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है ना? आप लॉजिकली मतलब ऐसा सोचो, अगर एक एक दूसरे के बीच में मर्ज हो जाता है हाइपोथेटिकली, तो परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होता। और ये एक दूसरे के क्या बेटा? मिरर इमेजेस। और इनको क्या बोलते हैं? एनाइंशोमर्स। ये दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, सारे ग्रुप सेम है, बट ग्रुप्स का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनली वो अलग अलग है। दे आर हैविंग, अब नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बट विद ऑपोजिट साइन। तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल था, इसका रोटेशन राइट साइड में माने डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या है बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का साइन क्या था बेटा? प्लस। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपाउंड ए, यहां पे लिख देते कंपाउंड बी, ठीक है ना? इसका सबसे पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीसरा ऑप्टिकल रोटेशन, एक एक प्रॉपर्टी को अपन लिखते जाते हैं, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, और फाइनली देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है?
तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो बढ़िया है। तो पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के लिए देखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों के लिए देखेंगे, और ऑप्टिकल रोटेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बेटा, सेम, इसका भी क्या है, सेम। हाँ जी सर। फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, हाँ जी सर सेम है। ऑप्टिकल रोटेशन, इसका ऑप्टिकल रोटेशन लेट से प्लस 79.5 डिग्री था, इसका अगर माइनस 79.5 है तो कंपाउंड ए एंड बी दोनों एक दूसरे के क्या है, देयरफॉर ए एंड बी क्या है, आर इनैंशियोमर्स। क्या है बेटा, वो एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है। क्या समझे? होपफुली इनैंशियोमर्स का डेफिनेशन भी आप लोग को एकदम बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर होगा। उन दोनों के बीच में समानता क्या होती है और डिफरेंस क्या होता है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज। उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, उनका ऑप्टिकल रोटेशन भी, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन जो है ना मैग्नीट्यूड सेम है, बट साइन जो है एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। भाई जिसका पॉजिटिव है उसको क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव को बोल देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्यों, नेगेटिव को बोल देंगे लिवो रोटेटरी। क्या समझे? अरे समझा है नहीं समझा है, बिल्कुल सही, पॉजिटिव नेगेटिव। भाई देखो यहाँ पे मैं लिवो रोटेटरी के बारे में लिखना छोड़ दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं लिवो रोटेटरी क्या है बेटा, सिंबल है स्मॉल एन और माइनस। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल का मतलब बिल्कुल अलग होता है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल का मतलब पूरा डिफरेंट है, जो बायोमोलिक्यूल्स में भी आप लोग फिर से एक बार रिविजिट करोगे। देखते हैं। हाँ, तो इसके बाद अपन देखते हैं रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? तो अगेन अपन जो है भाई कंसेप्ट, एक सिंगल लाइन कंसेप्ट, क्या बेटा, इसको बोल दिया जाता है दिस इज नथिंग बट इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनाइसोमर। ये क्या रहता है बेटा, ये रहता है बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, डेफिनेशन बोल देता हूं, लिखा तो मैंने शॉर्ट में लिखा। रेसमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनाइसोमर इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल ए एंड बी, एग्जांपल सेम, ये था ए ये था बी, मैंने ए के 5000 मॉलिक्यूल ले लिए, मैंने बी के भी 5000 मॉलिक्यूल ले लिए। ए का रोटेशन कितना था बच्चा, प्लस 79। यहां पे देख लीजिए ए का ये हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने ले लिया, ठीक है ना, इसका वैल्यू आप प्लस 119 डिग्री भी ले लेते, कुछ भी। इसका ए का वैल्यू कितना था बेटा, ए का वैल्यू वाज प्लस 79, बी का वैल्यू माइनस 79। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव बोले तो लाइट को वो रोटेट करेगा नहीं, लाइट को रोटेट नहीं करेगा, जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट नहीं करेगा, उसको क्या बोल देंगे। लेक्चर जो बच्चा स्टार्ट टू एंड देखेगा उसी को समझ में आएगा, और जो बच्चे अब तक देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे सर अब तक देखा और मजा आ गया, और उन बच्चों को भी बताना है कि कहां तक आप लोगों ने लेक्चर देखा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो जो बच्चा यहां तक लेक्चर कंप्लीट देखा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि अभी नाउ इट इज 48-49 मिनट्स, आई वॉच्ड द लेक्चर टिल 49 मिनट्स एंड द थिंग्स आर वेरी क्लियर, ताकि बाकी के बच्चों को पता चले कि भाई थोड़ा सा 2-4-5 मिनट देखने से चीजें करेक्ट नहीं हो जाती। कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी होती है, और वही मैं आपको ए एंड बी के साथ बता रहा हूं। इसी के मिक्सचर को, इसके 5000 मॉलिक्यूल ले लिए, इसके 5000 मॉलिक्यूल ले लिए, एक था प्लस एक था माइनस, एक था प्लस 79 पॉइंट जो कुछ भी, एक था माइनस 79 पॉइंट जो, मिक्स जब कर दीजिए वो इस मिक्सचर को बोल देंगे रेसमिक मॉडिफिकेशन। क्या बोल देंगे? अब ये रेसमिक मॉडिफिकेशन क्यों जरूरी है, हम जब SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो SN1 रिएक्शन के लिए रेसमिक मॉडिफिकेशन का पता होना बहुत जरूरी है। और अभी तक जो बच्चे लेक्चर देखे वो ये भी बताएंगे सर हम लोग SN1 को भी बढ़िया से जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें रेसमिक मॉडिफिकेशन वाला कंसेप्ट लगने वाला है। क्या आपको चीजें क्लियर है? तो मैं क्या कर दूं, मैं लिख दूं कंपाउंड ए, एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है ना।
लेट्स से कार्बन CH3, यहाँ पे मैं लिख दूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख दूँ मैं क्लोरीन, थोड़ा ढंग से लिख दे यार। यहाँ पे था क्लोरीन, यहाँ पे लेट से था ब्रोमीन। आपको लाइक मिरर इमेजेस दिखाने के लिए जनरली ऐसा मिरर दिखा देते हैं। हाँ, अभी देखो इसका मिरर इमेज कैसे लिखेंगे। CH3 कार्बन, ये था हाइड्रोजन, ये था क्लोरीन, और ये था भाई। अभी मेरा डायग्राम इतना बढ़िया नहीं है, बट दोनों एक दूसरे क्या है बेटा, मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे क्या है बेटा, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है, इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, और रोटेशन अलग अलग है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू +118 डिग्री, इसका कितना -118। तो इसके मिक्सचर को, इक्विमोलर मिक्सचर को क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर। चीजें क्लियर, चलो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो वैसे तो 4 अलग अलग होते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 2। वो 2 कौन कौन से है? द वेरी फर्स्ट इज व्हाट बेटा, द वेरी फर्स्ट इज फिशर प्रोजेक्शन। टोटल लिख देता हूं मैं, फिशर प्रोजेक्शन। दूसरा है बेटा वेज प्रोजेक्शन। जेई के लिए और 2 होते हैं, और 2 कौन से है? मैं यहां पे लिख दूं सॉहर्स, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट बेटा, फिशर वेजडेस न्यूमन। वैसे न्यूमन एंड सॉहर्स आप 11th में शायद पढ़े होंगे, अभी हम लोग को फिशर एंड वेज देख लेना है। तो फिशर किसको बोलते थे? फर्स्ट वन फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन को समझने के लिए एक बढ़िया से लिखते हैं डायग्राम, और इस डायग्राम को इसको समझते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन में कोई भी कार्बन के ऊपर, माने इसको आप जो क्रॉस बोलते हैं ना, क्रॉस के जैसा लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं बेटा? क्रॉस जैसे इसको लिख देते हैं। लेट्स से यहाँ पे ग्रुप है A B C and D, या इसको मैं XYZ PQRS कुछ तो भी लिख देता हूँ। ये क्या हो गया भाई, ग्रुप्स लिख देता हूँ मैं, PQR and S। ये सेंटर में जो था ना बेटा, ये सेंटर में था कार्बन। तो मतलब क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप? तो ग्रुप्स ऑन वर्टिकल लाइन, ग्रुप्स ऑन वर्टिकल लाइन, एंड दूसरा ग्रुप्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पे P एंड Q, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है बेटा, कितना गंदा लिख दिया मैंने, ग्रुप्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन से थे बेटा? ये एंड क्यू, चिची, ये एंड क्यू तो यहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे तो P एंड R है। क्या बेटा? P एंड R है। तो सर ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का फंडा क्या है, किस तरीके से हम लोग इस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को समझे? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से कीजिएगा। मैं कुछ नोटेशन लिख देता हूँ, ये आपको बहुत काम में आ जाएंगे, और इसको मस्त बढ़िया तरीके से ऐसे लिख दीजिए। अरे क्या बात है। इस ग्रुप को बोलते हैं, इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, तीनों लाइन का मतलब लिख देते हैं। इसको थोड़ा बड़ा लिखा जाए, शायद ज़्यादा मज़ा आ जाएगा फिर। और एक लाइन होता है, वैसे लास्ट वाला आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब होता है अबव द प्लेन। सर ये अबव द प्लेन क्या होता है, बताते हैं बारी बारी से, एक एक बात जो ठान ली है तो उसको जरूर बताएंगे। ग्रुप्स आर व्हाट बेटा? अबव द प्लेन। इसको बोल देते हैं बिलो द प्लेन, इसको बोल देते हैं
विद इन द प्लेन, और यहाँ पे पता नहीं, नॉट स्पेसिफाइड, पता नहीं कहाँ पे रहेगा वो। तो मतलब क्या है, मैं अगर 3 डाइमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डाइमेंशनल लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखने के लिए मैं वेज प्रोजेक्शन सबसे पहले लिख देता हूं। अभी फिशर तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, फिशर पे वापस आ जाएंगे। मैं क्या कर दूं बेटा, मैं यहां पे ऐड कर दूं एक और स्लाइड, और मैं यहां पे लिख दूं वेज प्रोजेक्शन। क्या बेटा, वेज, वेज प्रोजेक्शन। तो जो मतलब लिखा ना बेटा, वो मतलब यहाँ पे आज इट इज इस्तेमाल कर देना है आप लोगों ने। क्या मतलब लिखा सर, यहाँ पे ये जो सारी बातें लिखी ना, सारी बातें आप लोगों ने इस्तेमाल कर देनी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट। देखो जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर में क्या लिख देंगे, मैं यहाँ पे कार्बन लिख दिया, तो कार्बन का यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख दिया मैंने लेट्स से क्लोरीन, यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्रोमीन। और एक एग्जांपल लिख देते क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि पोजीशन तो सिमिलर ही आ रहे हैं। मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, सी एंड डी। मैं सी के बदले ना एक्स लिख देता हूँ क्योंकि कार्बन कार्बन दो आपको लग सकता है। तो आपने मैं क्या बोल देते हैं, मैं इस कंपाउंड के लिए लिख देता हूं, आप इसका एज अ होमवर्क, या आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप इसको सॉल्व करिए, या स्लाइड नंबर क्या है इसका 14, स्लाइड 14 लिख के इसका जवाब लिख दोगे, मेथिल कहां पे, हाइड्रोजन कहां पे। ठीक है, मैं क्या कर दूं, ए के लिए लिख दूं। ए क्या है बेटा, ए इज विद इन द प्लेन, क्या है बेटा, विद इन द प्लेन है। बी क्या है बेटा, बी भी है विद इन द प्लेन। ये थोड़ा मोटा चल रहा है शायद पेन, इजंट इट, इसको कर देते छोटा। डी क्या है बेटा, डी है अबव द प्लेन, एंड एक से बेटा बिलो द प्लेन। तो भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? अरे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आप इसी चीज को लेके आप इसको कर दीजिएगा सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर या सॉरी स्लाइड नंबर 14 लिख के सॉल्व कर दिए। अब आते हैं फिशर पे वापस। ग्रुप्स ऑन द वर्टिकल लाइन दैट इज पी एंड आर व्हाट बेटा, ये रहेंगे अबव द प्लेन, अच्छा जी, बिलो द प्लेन, और ये रहेंगे अबव द प्लेन। अगर आपको अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन लिखना पता है, क्या मैं इस कंपाउंड को फिर से ऐसे लिख दूं? देखिएगा गौर से, ठीक है। इस कंपाउंड को थोड़ा सा नीचे लिख देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दिया बेटा, P, यहाँ पे R, यहाँ पे Q एंड यहाँ पे S। तो इसको क्रॉस के फॉर्म में लिखा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, और इसका मतलब क्या होता है वो भी मैंने लिख दिया 3 डाइमेंशनली। वैसे एमिल फिशर भाई साहब ने इस स्ट्रक्चर को बताया था, तो इसलिए उन्हीं के नाम से फिशर प्रोजेक्शन ही नाम आ गया। और वेज प्रोजेक्शन जो है वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। बहुत बच्चों के जो कमेंट थे, सर 1 आवर का लेक्चर इज गुड इनफ, तो 1 आवर का लेक्चर ही देखते हैं। तो पीवाईक्यूज में सिर्फ अपने पास स्टीरियो आइसोमर्स के बेसिस पे एक ही पीवाईक्यू है, तो आप पीवाईक्यू को बढ़िया से देखिए, करिए सॉल्व। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। अरे बच्चों कायरल मॉलिक्यूल कैसे लिख देते हैं, हाउ डू वी राइट द कायरल मॉलिक्यूल? सबका स्ट्रक्चर तो सबसे पहले लिख दीजिए। कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन। और भाई यहां पे सारे स्ट्रक्चर अपन लिख देंगे। 2 ब्रोमो, बारी बारी से ये वाला 2 ब्रोमोप्रोपेन, छी प्रोपेन था ये, लास्ट वाला हटा देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते कितने अलग, भाई 2 मिथिल ग्रुप, यहाँ पे मिथिल है, यहाँ पे भी मिथिल है, ठीक है ना। क्या आ गया बेटा, हियर यू गॉट अ मिथाइल ग्रुप
एंड हियर आल्सो यू गॉट अ मेथाइल ग्रुप, दो सेम कायरल कंपाउंड, लाइक कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन बोले तो क्या कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन हैविंग ऑल द 4 डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे ये कायरल नहीं है पहला, तो दूसरा लिख देते हैं ऑप्शन बी। ब्यूटेन है तो ब्यूटेन को लिख देते हैं 2 पोजीशन पे ब्रोमीन एंड 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल। यहाँ पे फिर से दो सेम ग्रुप आ गए यार, दो सेम ग्रुप आ गए तो अगेन कैंसिल कर दीजिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है बेटा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले तो ब्यूटेन लिख दिया, 2 पोजीशन पे क्या है बेटा ब्रोमीन है, फिर 3 पोजीशन पे मिथाइल है, मिथाइल ऐसे ही लिख देते हैं। जी क्या होगा ये, ऐसे ही लिख देते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे एक ब्रोमीन है, हाँ जी सर, यहाँ पे एक मिथाइल है, हाँ जी सर ठीक है, यहाँ पे एक आइसोप्रोपाइल है, हाँ जी सर ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। तो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे आपको ये कार्बन जो है कायरल मिल गया, और कायरल कार्बन है तो क्या है बेटा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर देख के क्वेश्चन को सॉल्व करा वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, और फिर से मैं बता देता हूं जिस बच्चे ने लास्ट तक लेक्चर देखा है उन्हीं को ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज ये कंसेप्ट हर एक, और जो बच्चे मतलब इस मैं जो बोल रहा हूं उसको एग्री करते तो वो बच्चे यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है ना। फिर से बताता हूं, जो बच्चे लास्ट तक लेक्चर को देखेंगे, दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग लेक्चर टिल लास्ट, उन्हीं को ये चीज समझ में आएगी, और जो बच्चे इस चीज को एग्री करते वो लिखेंगे हाँ सर यस वी एग्री, इफ वी वॉच द लेक्चर टिल लास्ट तभी आज का लेक्चर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का समझ में आएगा, वरना नहीं, क्योंकि हर एक कंसेप्ट एक दूसरे को रिलेटेड है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज माने आप जो यूट्यूबर्स बताते हैं ना बेल आइकन के साथ साथ वो सब्सक्राइब के साथ वो कर दीजिए, वो तो सारी बातें नहीं बताएंगे, बट एक इंपॉर्टेंट बात जरूर बताएंगे। अगर आपको अब तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने 2 3 4 5 लेक्चर ऑलरेडी देख लिए, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर इन अ क्लास 12। बाकी किसी को शेयर करने का कोई मतलब भी नहीं बनता, बिकॉज अपने वीडियो तो इंटरटेनमेंट के है ही नहीं, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक और क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए, है ना। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको कितना समझ में आ रहा है। सी यू, बाय बाय। अपन बायोमोलिक्यूल कल से ही स्टार्ट कर देना, ठीक है, बाय बाय।